हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस में। प्यारे दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान को समझने की एक छोटी सी कोशिश, और बड़ी ही खुशी की बात है कि हम लोग भारतीय संविधान के इतिहास को आज लगभग कंप्लीट कर डालेंगे। अब कुछ आयोग जो बीच में आए हुए थे जैसे क्रिप्स मिशन वगैरह वो बचेंगे, ठीक है, तो उनको हम आगे समझेंगे। आज जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। इसको मैंने अपने तरीके से बनाया है और समझाने की कोशिश करी है, और कम से कम चीज़ों को लिया है मैंने, इम्पोर्टेंट चीज़ों को लिया है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके एक कमेंट से हमें एनर्जी मिलती है, उत्साह मिलता है, और हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आगे लाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 क्या था। सबसे पहले बात ये जान लें कि इसके बारे में जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने इसके बारे में कहा था कि ये बिना इंजन की और बिना ब्रेक की, वह बिना इंजन की, बोले कि बिना इंजन की कई ब्रेकों वाली गाड़ी, इसको कहा था इन्होंने, बिना इंजन की कई ब्रेकों वाली गाड़ी कहा था। लेकिन बाद में जब संविधान सभा का निर्माण हुआ और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान बनाने का निर्णय लिया तो उन्होंने जो उनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, लिखने की जिम्मेदारी का अध्यक्ष, ठीक है। तो उन सभी यानी संविधान सभा में जो 7 सदस्य थे, प्रारूप समिति में जो 7 सदस्य, संविधान सभा में तो बहुत सारे सदस्य थे, लेकिन प्रारूप समिति में जो 7 सदस्य थे उन 7 सदस्यों ने बाबा साहब की अगुवाई में मिल करके जो संविधान बनाया, उसमें अधिकतर अनुच्छेद जो उठाए वो इसी अधिनियम से उठाए थे। तब किसी ने कुछ नहीं कहा, ठीक है। लेकिन ये मान के चलिए कि जवाहरलाल नेहरू ने इसे, ये पूछा गया पेपर में कि भारत शासन अधिनियम 1935 को जो है जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था। इन्होंने कहा था बिना इंजन की बहुत सारे ब्रेकों वाली गाड़ी। और इस अधिनियम को जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने ही जो है लगभग अस्वीकार कर दिया था। यहाँ पर बात करेंगे कि ये है क्या। देखो, इसमें कितनी चीज़ें हैं, समझने की कोशिश करना। हम लोग धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचे हैं। इतिहास से शुरू किया था और इतिहास से जोड़ करके मैंने आपको पॉलिटी समझाया। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि क्या था भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें क्या किया गया कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करी गई। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, प्रांतों में जो दोहरा शासन व्यवस्था थी, प्रांतों से दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। दूसरा काम क्या हुआ कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, यहाँ यानी प्रांत से द्वैध शासन प्रणाली हटा दी और सेंटर में जो है द्वैध शासन प्रणाली को लगा दिया गया। इसके लिए किया क्या गया, द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत संघीय विषयों का स्थानांतरण कर दिया गया, ठीक है, और आरक्षित विषयों के रूप में विभाजन। जो संघीय विषय थे उनका स्थानांतरण किया गया और साथ ही आरक्षित विषयों के रूप में उनका विभाजन कर दिया गया। इसके बाद में बात करेंगे कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार। इसी अधिनियम के तहत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का भी विस्तार कर दिया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मतलब होता है कि जैसे दलितों के लिए मतलब कि अलग प्रतिनिधित्व होगा और मुसलमानों के लिए अलग होगा, हिंदुओं के अलग। मतलब ये था कि जैसे कोई क्षेत्र है और वहाँ पर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है तो फिर वहाँ पर जो प्रतिनिधि चुनाव लड़ेगा उसको सिर्फ हिंदू ही वोट दे सकते थे। अगर कहीं पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है तो वहाँ पर अगर कोई मुस्लिम खड़ा होता है तो उसको सिर्फ मुस्लिम ही वोट दे सकते थे, हिंदू वोट नहीं दे सकते थे। इसको कहते थे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। दलितों, महिलाओं और मजदूरों को पहली बार निर्वाचन का अधिकार दिया गया। ये जो अधिनियम है 1935, इसी के तहत जो है दलितों, महिलाओं और मजदूरों को पहली बार निर्वाचन का अधिकार दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि लोक सेवा आयोग की स्थापना। तो यहाँ पर जो है एक लोक सेवा आयोगों की स्थापना भी करी गई। जैसे केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना करी गई और राज्य में जो है राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना करी गई। और कहीं कहीं पर जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी स्थापना करी गई थी। इसके बाद में बात करें तो इसी अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय का भी प्रावधान हुआ।
यानी 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना ही करी गई। जैसे कि आजकल हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही संघीय न्यायालय भी होता था और उसकी स्थापना करी गई थी 1937 में। इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे वो सर मैरिस ग्वेयर, ध्यान रखना, सर मैरिस ग्वेयर बनाए गए थे। इसके अलावा इस अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक की स्थापना करी गई। ठीक है, रिजर्व बैंक की स्थापना भी 1935 के तहत की गई थी। बाबा साहब की कोई 2 बुक्स थी, एक का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी और दूसरी मुझे याद नहीं है। तो उन बुक्स के आधार पर जो है ब्रिटिश शासन ने उन्हीं बुक्स को पढ़ा था। जो कोई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो उन्होंने इकोनॉमिक्स की 2 बुक्स लिखी थी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी। ठीक है, कुछ ऐसा करके था। एक ये बुक थी और दूसरी पता नहीं कौन सी थी, मुझे याद नहीं है दोनों। तो उस दोनों बुक्स के बेस पर जो है रिजर्व बैंक की स्थापना ब्रिटिश शासन ने करी थी। इसके बाद में हम आते हैं यहाँ पर कि अगले फिर क्या हुआ। तो इंग्लैंड में जो है भारत परिषद की समाप्ति कर दी गई। पहले इंग्लैंड में एक भारत पर शासन करने के लिए परिषद होती थी, उस परिषद को भी इसके तहत क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके बाद में बात करें तो 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनात्मक व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। जो 11 राज्य थे, 11 राज्यों में से जो 6 राज्य थे, ठीक है, उस समय 11 राज्यों में बांटा गया था भारत को, और जो 6 राज्य थे उसमें से उन 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना करी गई, उनका प्रारंभ किया गया। द्विसदनात्मक मतलब कि जैसे लोकसभा राज्यसभा अपने वहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्था है, तो उस समय भी द्विसदनात्मक व्यवस्था हुआ करती थी। किस किस में, बंगाल में, बम्बई में, मद्रास में, बिहार में। संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश कहा जाता है। संयुक्त प्रांत में उत्तर प्रदेश आता था और उत्तराखंड आता था। ठीक है, संयुक्त प्रांत में कुछ भाग मध्य प्रदेश का भी आ जाता था। संयुक्त प्रांत और असम, इन राज्यों में जो है दोहरे सदनात्मक व्यवस्था का किया गया, मतलब कि लोकसभा भी होती थी और राज्यसभा भी होती थी। लेकिन अन्य जो 5 बचे उनमें ज़रूरी नहीं कि लोकसभा राज्यसभा दोनों हो, एक ही होती थी। इसके बाद में हम बात करेंगे कि लास्ट वाला जो पॉइंट था हमारा, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। ठीक है, एक अखिल भारतीय संघ की भी स्थापना करी गई थी और इसमें क्या किया गया, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, मतलब कि संघ की शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। संघ सूची जैसे कि आजकल भी यही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्तियाँ अलग हैं, राज्य सरकार की शक्तियाँ अलग हैं, और कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो समवर्ती सूची में आती हैं। उन पर विधेयक और कानून जो है राज्य भी बना सकता है और जो है केंद्र भी बना सकता है। तो इस तरीके से शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। इसी अधिनियम के तहत बर्मा को जो है भारत से अलग करने का प्रावधान बनाया गया। बर्मा को आजकल म्यांमार कहा जाता है। तो म्यांमार यानी कि बर्मा को जो है अलग करने का प्रावधान जो आया वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आया था। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा भारत शासन अधिनियम, जो हम ये कह सकते हैं कि संविधान की नींव था, क्योंकि इसी से बहुत सारे अनुच्छेद बाद में संविधान निर्माण में लिए गए थे। ठीक, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसे अच्छे से समझा होगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट्स बना सकते हैं, याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं, आप वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर आप इसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। हम मिलेंगे अगले छोटे से वीडियो के साथ में कोई अगले टॉपिक में। ठीक है, तब तक के लिए आपसे नमस्कार।